Because we are starting with October, November 2024. This is paper 3 variant 1. So this is A2 का paper. Paper 3 variant 1. 1 hour 15 minutes का पेपर होता है, तो देयर इज अ रीजन इसमें टाइम ज्यादा है, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, गौर से पढ़ने हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 1 says the diagram shows a total utility curve for a consumer. टोटल सेटिस्फैक्शन का कर्व है. एट विच पॉइंट डज द मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल 0. सो यहाँ पर आपको 4 रूल्स पता होने चाहिए जो आपको मैंने रट्टा लगवाए थे. मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट पे मैक्सिमम होती है. ऐसा ही है, जब आप एक चीज को कंज्यूम करते हो तो उसकी सबसे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन जो होती है ना, वो फर्स्ट यूनिट पे होती है. तो उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा होता है, पर वो किस रेट से बढ़ रहा होता है? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है. फिर जब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होना शुरू हो जाता है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपकी सेटिस्फैक्शन फॉल होना शुरू हो जाती है. सो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है ना, वो अभी भी बढ़ रहा है. तो देखो, एडिशनल सेटिस्फैक्शन गिर रही है, पर एडिशनल एड अप हो रहा है ना टोटल में. तो टोटल तो अभी भी बढ़ रहा है, पर टोटल जिस रेट से अब बढ़ रहा है ना, वो कौन सा रेट है? डिक्रीजिंग रेट है. फिर आपका मार्जिनल यूटिलिटी इतना गिरना शुरू हो जाता है कि वो जीरो हो जाता है. और जिधर आपका mu जीरो हो गया, वहां पर आपका tu इज एट इट्स मैक्सिमम. एंड वंस द mu गोज नेगेटिव, व्हिच इज अ वेरी रेयर सिनेरियो, तो उस सिनेरियो में tu स्टार्ट्स टू फॉल. सो द क्वेश्चन आस्क्स कि भाई mu जब जीरो है, सही है, mu जब जीरो है तो tu पे क्या अफेक्ट आएगा? तो जाहिर सी बात है, tu विल बी एट इट्स मैक्सिमम. सो द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टोटल यूटिलिटी इज c. तो c विल बी द राइट आंसर. ठीक है. तो बिल्कुल टेक्निकली सारी चीजें लिख के करना. 1 घंटे 15 मिनट का पेपर है, आधे घंटे में खत्म नहीं कर देना, कोई फायदा नहीं है. ओवर थिंकिंग करोगे और फिर एमसीक्यूज गलत करते जाओगे एक के बाद एक करके. सही है. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व. तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है. पहला, इट विल रिमेन कॉन्केव टू द ओरिजिन. नो, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. इफ यू गाइस रिमेंबर, the indifference curve is convex to the origin. It will remain convex to the origin. Yes. It can intersect other indifference curves at any point. No, indifference curves can never intersect. अगर वो intersect कर रहे हैं तो वो logically गलत है. There is a reason. अगर मिसाल के तौर पे मैं एक और indifference curve बना देता हूँ ऐसे, अब ये दो indifference curves आपस में intersect कर रहे हैं. There was a property जो मैंने आपको याद कराई थी कि they cannot intersect each other. ठीक है. मिसाल के तौर पे दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. अब लॉजिकली अगर देखें ना, तो ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व है. ऐसा ही है. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ए और बी इक्वल हैं और ए और सी इक्वल हैं. मतलब ग्राफ देख के तो यही नजर आ रहा है ना, क्योंकि ऑल द पॉइंट्स ऑन द इंडिफरेंस कर्व शोज द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो अगर ए और बी एक इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रहे हैं तो जाहिर है इक्वल है दोनों. ए और सी अगर एक इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल हैं. पर लॉजिकली देखा जाए तो बी एक अलग इंडिफरेंस कर्व है, सी एक अलग इंडिफरेंस कर्व है. हर इंडिफरेंस कर्व का कोई ना कोई टोटल यूटिलिटी का नंबर होता है. इसका मतलब ये हुआ कि लॉजिकली बी एंड सी शुड बी इक्वल, बट दे आर नॉट. एंड दिस इज द रीजन इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. और आखिरा लिखा हुआ है द लोअर इंडिफरेंस कर्व द ग्रेटर द सेटिस्फैक्शन अटेनेबल. नो, आपको ये चीज याद करवा दी गई थी कि इंडिफरेंस कर्व जितना दूर होता है ना ओरिजिन से, उतना अच्छा है. ये मल्टीपल आईसी बने हुए हैं. अगर इस आईसी पे टोटल यूटिलिटी 70 है तो इस आईसी पे 80 होगी, इस आईसी पे 100 होगी. क्योंकि तुम जितना ज्यादा ओरिजिन से दूर ऑपरेट करोगे, उतना ज्यादा तुम यूनिट्स कंज्यूम करोगे. जितना ज्यादा तुम यूनिट्स कंज्यूम करोगे, उतनी कम तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी, और जितनी कम तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी, उतनी ज्यादा तुम्हारी टोटल यूटिलिटी होगी. ठीक है. सो द फर्दर द इंडिफरेंस कर्व इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, द मोर द सेटिस्फैक्शन. तो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे ग्रेटर नहीं होता, लेसर होता है. सही है. यू शुड ऑलवेज ऑपरेट एट अ हायर इंडिफरेंस कर्व जो ओरिजिन से दूर है. सो ये सारी प्रॉपर्टीज गलत थी एक्सेप्ट बी. 2 का बी है आंसर. ठीक है. ये सिंपल प्रॉपर्टीज हैं व्हिच यू शुड बी रिवाइजिंग. देखो, रिवीजन तभी जरूरी होता है. Question number 3. A Belgian traffic study concluded that there would be significant benefits if 10% of car drivers switched to using motorcycles during peak traffic times. तो भाई, एक बेल्जियन की ट्रैफिक स्टडी है कि जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उसमें से अगर 10% भी अपनी बाइक पे घूमना शुरू हो जाए ना ट्रैफिक के टाइम पे, तो
बेनिफिट्स होंगे। तो पहला बेनिफिट तो यही है, ट्रैफिक कम हो जाएगी। विच रिजल्ट वुड बी कंसिडर्ड अ कॉस्ट ऑफ दिस चेंज। ठीक है भाई, रिड्यूस्ड ट्रेवल टाइम्स, दिस इज अ बेनिफिट। रिड्यूस्ड कार एमिशंस, दिस इज अ बेनिफिट क्योंकि पोल्यूशन कम हो रहा है। रिड्यूस्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यस, क्योंकि मोटरसाइकिल्स पे जब आप घूमोगे तो देयर इज अ रिस्क कि अगर एक्सीडेंट होगा तो बड़ी गंदी लगेगी आपको। रिड्यूस्ड ट्रैफिक क्यूज, दिस इज अ बेनिफिट। सो अ वेरी वेरी सिंपल एमसीक्यू, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। 3 का आंसर इज सी, सी इज अ कॉस्ट, बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स बाइक में ज्यादा होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द डायग्राम शोज द फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। नाउ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के पीछे जो लॉजिक होती है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, व्हिच इज लिंक्ड विद द कांसेप्ट कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने से पहले एक चीज होती है जिसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सही है। स्केल का मतलब होता है लार्ज फर्म, स्केल का मतलब होता है लॉन्ग रन। जब भी आप स्केल का वर्ड देखो आप समझ जाओ वो लार्ज की बात कर रहा है, वो लॉन्ग रन की बात कर रहा है। और जब हम डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करते हैं तो दिस इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। What could explain the shape of the curve from x to y? Now if you look at x to y, the long run average cost is falling. इसका मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। अ डिक्रीज इन द टोटल फिक्स कॉस्ट, पहली बात, ये डायग्राम लॉन्ग रन का है। लॉन्ग रन में देयर आर नो फिक्स कॉस्ट। ठीक है। लॉन्ग रन में ऑल ऑफ योर कॉस्ट आर वेरिएबल, सो देयर इज नो टोटल फिक्स कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। ऑल द कॉस्ट इन द लॉन्ग रन आर वेरिएबल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यस। इंटरनल लेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़नी चाहिए। More than one factor of production is variable. This is a general statement of long run. This does not explain the movement from x to y. या this does not explain the shape from x to y. और उसको more than one नहीं लिखना चाहिए था, उसको all लिखना चाहिए था। Long run में all of the factors of production are variable। और वैसे भी अगर देखें तो ये general statement है of long run. This does not explain कि x से y क्या हो रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज बी, आसान था। क्वेश्चन नंबर 8, now question number 8 says the diagram shows the average revenue and the average cost curves for a firm X that manufactures electronic goods. Firm X then completes a takeover of firm Y. तो firm X ने firm Y को take over कर लिया, that supplies its component parts, making them cheaper. So this is a vertical backward, I think. ये एक vertical backward integration हो रही है, because firm X has taken over a supplier. So this is vertical backward. Same industry but a different stage of production, making them cheaper. जाहिर है अब cheaper हो गया है। ठीक है। The original average revenue and average cost firm of X are AR1 and AC1। तो ये firm X का डायग्राम बना हुआ है और उसकी जो ओरिजिनल एवरेज कॉस्ट है वो AC1 है, तो उसको हाईलाइट कर लेता हूँ। और उसकी जो ओरिजिनल रेवेन्यू है वो AR1 है। सो करंटली ये सिनेरियो चल रहा है फर्म X का। अब जब उसने फर्म वाई को टेक ओवर किया था ना तो उसको कंपोनेंट पार्ट सस्ते पड़ रहे हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि उसकी कॉस्ट तो कम होगी। What is the position of the average cost curve and the average revenue curve after the takeover? So this is quite obvious कि average cost तो fall होगी, so you will move to AC2। एक बात तो क्लियर है कि एवरेज कॉस्ट फॉल होगी, तो वो AC2 पे आ जाएंगे। तो एवरेज कॉस्ट तो लाजमी तौर पे फॉल हो रही है, पर सवाल में ना उसने कुछ भी एवरेज रेवेन्यू के बारे में नहीं बताया हुआ, आप अपनी तरफ से अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू विल रिमेन अनचेंज्ड, नथिंग सेट अबाउट द प्राइस चेंज, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। अगर आपको याद हो एवरेज रेवेन्यू प्राइस की इक्वल है। ठीक है। क्यों इक्वल है? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दिस इज द रेवेन्यू पर यूनिट। और टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है पी टाइम्स क्यू, तो डिवाइड बाय क्यू करोगे तो क्यू और क्यू कट जाएगा, तो सिर्फ प्राइस रह जाएगा। हाँ ये हो सकता है कि वो अपनी कम कॉस्ट का बेनिफिट कंज्यूमर को डालेंगे तो प्राइस कम हो जाएगी, तो अगर प्राइस कम भी हो जाएगी ना तो उससे भी एआर पे मूवमेंट आएगी, शिफ्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू की जो पोजीशन है वो अनचेंज दी है। सही है। एवरेज रेवेन्यू की जो पोजीशन है वो अनचेंज दी है, क्योंकि आप देखो जब आपका एवरेज कॉस्ट नीचे जाएगा भी ना तो एआर पे मूवमेंट आएगी, मतलब ऐसा कोई शिफ्ट वाला सिनेरियो उसने नहीं बताया हुआ है। तो नथिंग सेड अबाउट एआर। और उसने प्राइस के बारे में भी कोई बात नहीं करी हुई। अगर हम ओ लेवल के कॉन्सेप्ट से देखें तो मूवमेंट ही आती है, पर उसने जनरली भी कोई एआर की बात नहीं करी हुई। अगर वो कहता है ना कि हाँ वो अपना बेनिफिट इस पर डाल रहे हैं और ऐसी तो बातें करता तो हम सोचते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो द एआर विल रिमेन द सेम, तो इस हिसाब से आंसर आपका बी होना चाहिए। ठीक है।
तो 5 is B. Question number 6. LMN Limited operates as a relatively small family-owned producer in an industry dominated by a few large firms. So kind of an oligopoly situation. Its product is unique, so the owners are confident they will be able to sell enough. They will be sell enough to provide them with sufficient revenue to allow a minimum acceptable level of performance for the firm. बहुत hints दे दी कि ये profit satisficing कर रहा है. Other than survival, what is the most likely objective of LMN? They are simply profit satisficing, earning enough profits to satisfy your shareholders. Earning enough profits to satisfy your shareholders. So the question is very clear about this. उसने बहुत hints दे दिए हमको. Profit maximizing is MC is equals to MR. The question is saying nothing about this. रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के बारे में भी कुछ बात नहीं कर रहा है, एमआर जीरो होता है. और सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज एटीसी इज इक्वल्स टू एआर, उसके बारे में भी कुछ बात नहीं करी. तो जितनी भी हिंट्स इसने दी है ना वो प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग की है. तो क्वेश्चन नंबर 6 इज बी. बिल्कुल सेल्स मैक्सिमाइजिंग सब्जेक्ट टू नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना. लास्ट पेपर में हमने काफी डिटेल में बात करी थी उस बारे में, व्हिच इज नवंबर 24 पेपर 3 वेरिएंट 3. क्वेश्चन नंबर 7. अच्छा 7 में कह रहा है the diagram shows the short run average cost SRAC and the long run average cost LRAC curves for a firm producing computers. It usually produces 2,000 computers per week. An increase in demand requires the firm to produce 3,000 computers per week. How much will the average cost change in the long run if the firm makes a permanent decision to produce 3,000 computers per week? Now, they are talking about the change in the long run. ठीक है, ये किस चेंज के बारे में बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन द लॉन्ग रन. अब जब वो लॉन्ग रन के चेंज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मुझे एलआरएसी पे मूवमेंट देखनी पड़ेगी. इफ दे आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रन, सो आई हैव टू लुक एट द मूवमेंट ऑन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. सो करंटली वो लोग जो है ना वो इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं, एसआरएसी 1, क्योंकि आप उस पॉइंट पे ऑपरेट करते हो ना जहां पर आपका एलआरएसी और एसआरएसी टेंजेंट होता है. ठीक है, सो करंटली दे आर एट दिस पॉइंट. और जब वो 3,000 कंप्यूटर्स बनाना शुरू हो जाएंगे ना, सो दे विल कम एट दिस पॉइंट. तो एसआरएसी आपका चेंज हो जाएगा. जाहिर है आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा. जब आप एक्सपैंड करोगे तो एक्सपैंड करके आप एसआरएसी 2 पे आ गए. जब आप एसआरएसी 2 पे आ गए तो आप एक चीज चेक करो, आपकी एलआरएसी पे डाउनवर्ड मूवमेंट आ रही है. तो दिस शोज कि जब आप एक शॉर्ट रन पीरियड से दूसरे शॉर्ट रन पीरियड पे जाते हो तो उसका जो बीच का एरिया होता है उसको लॉन्ग रन कहते हैं. ऐसा ही है. और आप लॉन्ग रन में देख लो आपका एलआरएसी फॉल हो रहा है. यहाँ पर एलआरएसी फॉल होने का मतलब है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है. तो हाउ इज योर एवरेज कॉस्ट चेंजिंग? इट इज फॉलिंग बाय 40. इट इज फॉलिंग बाय 40. तो $40 का चेंज आ रहा है. 7 इज बी. ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8. What is a characteristic of monopolistic competition? अच्छा ये सवाल मुझे बड़े अच्छे से याद है, मुझे काफी बच्चों ने ये भेजा था. इस तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखो एक बात तो इस क्वेश्चन में क्लियर है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन होता है वेयर देयर आर अ लॉट ऑफ मीडियम साइज्ड फर्म्स. ठीक है, स्मॉल फर्म्स नहीं बोलेंगे, मीडियम साइज्ड फर्म्स बेटर वर्ड है. स्मॉल फर्म्स भी कह सकते हैं. एंड देयर आर लॉट ऑफ देम. So this indicates that the barriers are low. So this indicates that the barriers are low. The barriers to entry are low. तभी तो इतनी फर्म्स एंटर कर रही हैं. ठीक है, मसला इस सवाल में ये है कि बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए हैं ना वो थोड़े अजीब से हैं. जैसे इसने आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ये परफेक्ट कंपटीशन है. आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स तो परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं ना. प्राइस टेकर्स, देखो इम्परफेक्ट कंपटीशन में द फर्म्स आर प्राइस मेकर्स. सही है. इम्परफेक्ट देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज पार्ट ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोली, तो वहां पर तो प्राइस मेकर्स होते हैं, प्राइस टेकर्स तो नहीं होते. तो प्राइस टेकर्स तो परफेक्ट कंपटीशन है. Small number of buyers and sellers, this relates to oligopoly, kind of oligopoly. Small number, a very small number.
ठीक है, तो काइंड ऑफ ओलिगोपोली है, 3 to 4 लार्ज फर्म्स वाला सिनेरियो है। वैसे फर्म्स तो 100 होती हैं, पर कॉन्सेंट्रेट इन पे किया जाता है ना, तो हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। काइंड ऑफ एन ओलिगोपोली है। मोनोपोली को भी थोड़ा टच कर सकता है, पर मोनोपोली में वन होता है एक्सट्रीम केस। अब मसला इस सवाल में ये कि आंसर इसका ये है, सही है। अब यही मसला है, इस सवाल में ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है, इसलिए इसको नो बैरियर्स टू एंट्री नहीं लिखना चाहिए था। नो बैरियर्स टू एंट्री तो परफेक्ट कंपटीशन होता है, इसको लिखना चाहिए था लो बैरियर्स टू एंट्री। अब ये सवाल इस तरीके से उसने डिजाइन किया हुआ है कि यू हैव टू कंसीडर नो बैरियर्स टू एंट्री एज एन आंसर, क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड से होगा, ये एमसीक्यू एलिमिनेशन मेथड से होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसने ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ, इसको लो बैरियर्स लिखना चाहिए था, पर ये ऐसे सोच रहा है कि स्टूडेंट्स विल कंसीडर नो बैरियर्स एज लो और नेग्लिजिबल, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बैरियर्स 20 बहुत ज्यादा ही लो होते हैं, और इतने लो होते हैं कि वो नेग्लिजिबल होते हैं, एक तरह से नो ही होते हैं। ठीक है, तो वो इसको कंसिडर कर रहा है लो और नेग्लिजिबल। तो मेरे ख्याल में सवाल थोड़ा गलत डिजाइन हुआ है, उसको ऑप्शन ए थोड़ा डिफरेंट देना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते यहाँ पे। अब वो ऐसा शो कर रहा है कि भाई सवाल में कोई गड़बड़ नहीं है, ना उसने एग्जामिनर रिपोर्ट में कुछ लिखा हुआ है। अब स्कूल सपोर्ट हब पे पूछने जाएंगे तो वो इतनी लंबी करते हैं फिर एग्जामिनर। मैंने बोला वैसे ही कर लेते हैं इसको, 8 का ही है। ठीक है, पर ये गलत होना नहीं चाहिए। हाँ, बच्चा कंफ्यूज तो होगा, पर ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे, तो ये तो चलो फिर कुछ हद तक मैच कर रहा है। सही है, एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा। अब स्मॉल नंबर नहीं होते ना बेटा, स्मॉल नंबर का होते हैं मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर होते हैं। सही है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, what is likely to have its cause in the separation of ownership and control in a firm? So ये simply divorce between ownership and control की बात कर रहा है, which is the principal agent problem. Principal are the shareholders, agents are the managers, इनके बीच में conflict आता है, बहुत बार हम ये पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स में। contestable market की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। diseconomies of scale का मतलब long run average cost का बढ़ जाना। and prisoner's dilemma is a game theory वाला scenario जो कि oligopoly में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो 9 का विल बी सी। ठीक है, अगेन अ वेरी इजी एमसीक्यू। डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल भी कहते हैं इसको, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप बोलो या डाइवोर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 10, firms X and Y merge in horizontal integration. So horizontal integration is same industry and same stage of production. जब हम लास्ट पेपर कर रहे थे अक्टूबर नवंबर 2024, पेपर 3 वेरिएंट 3, तो उसमें एक एमसीक्यू आया था जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड था। मैंने पूरा रिवाइज आपको करवाया था, और उसमें मैंने आपको सब बता दिया था कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है, लेटरल क्या होता है। लेटरल वाला के बयान में आपको बताया था, फिर एक कॉन्ग्लोमेरेट होता है, फिर एक वर्टिकल फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है। तो ये तो एमसीक्यू बहुत आसान है कि एक कार मैन्युफैक्चरर दूसरे कार मैन्युफैक्चरर के साथ मर्ज कर रहा है, तो व्हाट मस्ट बी ट्रू अबाउट द इंडस्ट्री एंड द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन व्हिच एक्स एंड वाई ऑपरेट? द इंडस्ट्री इज द सेम, द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज आल्सो द सेम, सो द 10 का आंसर विल बी डी। ठीक है, एमसीक्यू कौन सा था वो मैं एमसीक्यू आपको बता भी देता हूँ। वो एमसीक्यू नंबर था, बता देता हूँ। मेरे ख्याल में नवंबर 24 पेपर 3 वेरिएंट 3 था, या कोई और था। एक मिनट हो गया, किस पेपर में बताया था मैंने, याद है लेटरल में आपको जो बता रहा था, लेटरल इंटीग्रेशन और ये सारी। बल्कि नवंबर 24 नहीं था वो, एक मिनट हो गया, वेरिएंट 2 था मेरे हिसाब से। हाँ, वेरिएंट 2 था, सॉरी। इट वाज नवंबर 24, मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आप देख लो बाद में। इट वाज अक्टूबर नवंबर 2024, पेपर 3 वेरिएंट 2, क्वेश्चन नंबर 10 था। सही है, क्वेश्चन नंबर 10 था, अक्टूबर नवंबर 2024, पेपर 3 वेरिएंट 2, क्वेश्चन नंबर 10। वो क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देख लोगे ना तो आपको सब रिवाइज हो जाएगा कि ये इंटीग्रेशन वाला मामले क्या होते हैं। ठीक है, तो देख लेना, फायदा होगा अगर आपने क्लास नहीं ली और आप आज जागे। क्वेश्चन नंबर 11, which government policy would not be classified as regulations? So regulations are rules and laws, not बोला है। A ban on cocaine consumption, ban is a regulation,
कंपल्सरी वेयरिंग ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार्स, दिस इज अ रेगुलेशन, ठीक है। थोड़ा यूट्यूब पे आ गई है असन, वो मैंने बोला था ना टाइम स्टैम्प्स के साथ देखो तो बेहतर है, तभी मैंने यूट्यूब बोला था, आप वहां में डाल चुका हूँ, पोर्टल पे भी आ चुकी है। लाइसेंसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स, दिस इज ऑल्सो अ रेगुलेशन, ये तीनों रेगुलेशन है। पर टैक्सेशन जो होती है ना वो रेगुलेशन नहीं होती, टैक्सेशन इज अ फाइनेंशियल पॉलिसी, क्योंकि इसमें प्राइस का अफेक्ट आ रहा है ना, इट इज अ फाइनेंशियल पॉलिसी और इट इज नॉट अ रेगुलेटरी पॉलिसी, ठीक है। इट इज काइंड ऑफ अ फिस्कल मेजर अगर आप मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो, ठीक है। तो रेगुलेशन है रूल्स एंड लॉज, अगर कोई रूल है या लॉ है तो वो रेगुलेटरी पॉलिसी है, और अगर कोई जैसे सब्सिडी हो गई, सब्सिडी इज ऑल्सो नॉट अ रेगुलेशन, ठीक है। 11 का आंसर इज डी। तो आइडेंटिफाई करना आसान होता है, इतना मसला नहीं होगा। तो टैक्सेज एंड सब्सिडीज आर नॉट रेगुलेशन, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो फाइनेंशियल पॉलिसी है। क्वेश्चन नंबर 12, a government removes a subsidy on rural school bus service, तो सब्सिडी रिमूव करोगे, सब्सिडी इज अ ग्रांट और अ कैश पेमेंट जो कॉस्ट कम करता है, अगर आप उसको रिमूव कर दोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये एक तरह से मसला है क्योंकि वेलफेयर लॉस होगा यहाँ पे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द मार्केट फॉर द बस सर्विस, डेट वेट लॉस डिक्रीज नहीं हो रहा है, डेट वेट लॉस उल्टा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि और महंगा हो जाएगा ना अभी ये। प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज, यस प्राइवेट कॉस्ट बढ़ रही है यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि जो जो सप्लायर्स है उनकी प्राइवेट कॉस्ट बढ़ रही है। द प्राइवेट बेनिफिट डिक्रीजेस, द प्राइवेट बेनिफिट, अब देखो इस सवाल में कॉस्ट चेंज की बात हो रही है, बेनिफिट चेंज की कोई बात हो नहीं रही है, तो मैं डायरेक्टली प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, सही है। सोशल कॉस्ट डिक्रीज, सोशल कॉस्ट जनरली इंक्रीज होनी चाहिए क्योंकि द प्राइवेट कॉस्ट इज पार्ट ऑफ द सोशल कॉस्ट, ठीक है। फिर भी सबसे बेस्ट आंसर बी है। द प्राइवेट बेनिफिट डिक्रीजेस, बेटा अब देखो वही बात है, सवाल में इसने कॉस्ट चेंज की बात की हुई, अब इतना इनडायरेक्ट कनेक्शन में बना नहीं सकता अगर मुझे ऑप्शन बी उसने दिया हुआ है यहाँ पे। द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अ कॉस्ट चेंज, सही है। तो 12 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द ग्राफ शोज द परसेंटेज इन एवरेज अर्निंग्स फॉर एन इकोनॉमी, आप देखो ग्राफ को रीड करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, वेन एवर अ परसेंटेज और अ रेट इज पॉजिटिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेलिंग प्राइस है, जैसे इन्फ्लेशन को जब कैलकुलेट करते थे एएस लेवल में सीखा था, तो जब रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होता है ना तो चीज हमेशा बढ़ती है, जो भी है, जो भी वेरिएबल है वो बढ़ता है। जब रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होता है तो वेरिएबल बढ़ता है, जब रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है तो वेरिएबल कम होता है। अब जैसे ये वेजेस है, वेजेस इज अ वेरिएबल, अब आप देखो रेट ऑफ चेंज इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, आप देखो पहले 4% से बढ़ रहा था, अब 2% से बढ़ रहा है, बढ़ अभी भी रहा है ना, इसका मतलब जब पॉजिटिव होगा तो वेज बढ़ रही है, पहले 4% से बढ़ रही थी अब 2% से बढ़ रही है। फिर आप देखो ये सारे नेगेटिव है, ये सारे नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपकी वेज बकायदा फॉल हो रही है। तो यहाँ पर पहले वेज 4% से बढ़ रही थी, फिर 2% से बढ़ रही थी, और जिधर तुम्हारा वेज का चेंज नेगेटिव हो गया ना, अब इसका मतलब वेज फॉल होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो जब परसेंटेज पॉजिटिव होता है तो चीज बढ़ती है, परसेंटेज नेगेटिव होता है तो गिरती है। तो अगर पॉजिटिव परसेंटेज गिर रहा है ना, इफ द पॉजिटिव परसेंटेज इज फॉलिंग, वेरिएबल अभी भी बढ़ रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ये गलतियां बच्चे बहुत कॉमनली करते हैं। मतलब अगर वेज का पॉजिटिव चेंज 4% से 2% आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेज कम होना शुरू हो गई है, बढ़ अभी भी रही है पर कम से बढ़ रही है। What is the most likely cause of the pattern shown in the graph? तो पैटर्न तो बहुत सिंपल है कि पहले वेज बढ़ रही थी और फिर वेज कम हो रही थी, तो ऐसा कुछ हुआ है जिसमें वेज कम हो रही है, तो मुझे ऑप्शन ऐसा सेलेक्ट करना है। अ डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ लेबर, तो सप्लाई ऑफ लेबर अगर कम होगी ना तो मार्केट में वर्कर्स की शॉर्टेज हो जाएगी, और शॉर्टेज की वजह से वेज जो है ना वो बढ़नी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, बाद में तो कम हो रही है। अ डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, जब आप इंटरेस्ट रेट को कम करते हो तो इससे जो है वो कंजम्पशन बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ता है, डिमांड फॉर लेबर बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब है कि इकोनॉमी में अब वर्कर्स की शॉर्टेज हो गई है, और जब वर्कर्स की शॉर्टेज होती है तो वेज बढ़ना शुरू हो जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता। एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से वर्कर्स की डिमांड बढ़ती है, जब वर्कर्स की डिमांड बढ़ती है तो इससे भी वर्कर्स जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं, विच लीड्स टू हायर वेजेस, ये भी नहीं हो सकता। डी इज द राइट आंसर। An increase in the size of the labor force, this indicates
कि सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रही है, एंड जिधर सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी वहां पर मार्केट में वर्कर्स का सरप्लस होना शुरू हो जाएगा, विच विल लीड टू लोअर वेज। क्योंकि आपको पता होना चाहिए लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड भी आते हैं और अनएम्प्लॉयड भी आते हैं, ठीक है। तो लेबर फोर्स के बढ़ने का मतलब है शायद इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसकी वजह से एक तरह से वेजेस कम होनी चाहिए, या आप इस एंगल से देख लो कि सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रहा है, तो दोनों सिनेरियोज में वेजेस कम हो रही हैं। तो 13 का आंसर विल बी डी। ठीक है, आसान था, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज अ वेरी रिपीटेड एमसीक्यू जो कि बहुत बार आ चुका है पुराने पेपर्स में। The table shows the output of chairs at a factory when different numbers of workers are employed. When will diminishing marginal returns of labor set in? मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर गिरना शुरू हो जाएगा। अब मसला ये है कि सवाल में इसने मुझे टोटल नंबर ऑफ चेयर्स प्रोड्यूस बताया हुआ है और नंबर ऑफ वर्कर्स बताया हुआ है, मुझे एमपीएल खुद निकालना है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, कैसे निकालूंगा एमपीएल। तो यहाँ एमपीएल देखो जीरो पे डैश ही होगा। जब मैं एक वर्कर जीरो से पहले पे गया ना, तो एक पहले वर्कर ने 7 चेयर्स बनाई। जब मैं पहले से दूसरे पे गया तो दूसरे वर्कर्स ने कंट्रीब्यूशन 10 का किया। फिर मैं 2 से जब 3 किया तो 2 लेबर मिलके 17 चेयर्स बना रहे थे, 3 लेबर मिलके 26 चेयर्स बना रहे हैं। इसका मतलब जो तीसरा वर्कर था उसने 9 चेयर्स बनाई हैं। एंड दिस इज अ पॉइंट जहां पर डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो गया, क्योंकि लेबर 3 से तुम्हारा एमपीएल फॉल होना शुरू हो गया है। ठीक है, जब मैं तीसरे से चौथे पे गया तो चौथे लेबर ने जो है वो 8 चेयर्स बनाई, और चौथे से पांचवे पे गया तो पांचवे ने 6 चेयर्स बनाई। इसका मतलब मेरा जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स सेट इन हो गया था ना, वो तीसरे पे शुरू हो गया था। तो व्हेन द थर्ड वर्कर वाज एम्प्लॉयड, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर स्टार्टेड फॉलिंग। तो 14 का आंसर बी होगा। ठीक है, ये 10 ऐसे आया कि देखो जब मैं 0 से 7 पे गया तो पहले वर्कर ने 7 बनाई। अब 2 वर्कर मिलके 17 चेयर बना रहे हैं और एक वर्कर 7 बना रहा था, तो इसका मतलब दूसरे ने कितनी बनाई होगी, डिफरेंस देखोगे ना, तो दूसरे ने 10 बनाई है। फिर जब तुम तीसरे पे गए तो तीसरे ने 9 बनाई है। तो बेसिकली मैं टोटल्स का डिफरेंस देख रहा हूँ, वो मार्जिनल होता है। ठीक है, सही है। थर्ड लेबर जब मैंने एम्प्लॉय किया ना तो एमपीएल गिरना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, in the diagram, D represents the long run demand curve for labor in a firm operating in an imperfect market. ठीक है, तो D is the long run demand curve। तो D is the long run demand curve, तो D को पहले हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा। When there is a fall in the amount of capital invested per worker, the marginal revenue productivity of labor curve shifts from MRP1 to MRP2। अब MRPL का फॉर्मूला जो है ना वो हमें पता है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज सिंपली मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय एमपीएल। अब सवाल में इसने लिखा हुआ है कि व्हेन देयर इज अ फॉल इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड पर वर्कर, इससे लेबर की प्रोडक्टिविटी कम होती है। जब आप पर वर्कर मशीन कम दोगे ना तो वर्कर की प्रोडक्टिविटी फॉल होगी, जाहिर है, क्योंकि उनके हाथ में अब मशीन नहीं है, वो मैनुअली काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। सो व्हेन एमपीएल फॉल्स एंड एमआर रिमेन्स द सेम, तो एमआरपीएल फॉल हो जाएगा। और जब एमआरपीएल फॉल होता है तो इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। सही है, तो आप देख लो एमआरपी में लेफ्ट शिफ्ट आ रहा है, मैं एमआरपी 1 से एमआरपी 2 पे जा रहा हूँ, तो इट शिफ्टेड टू द लेफ्ट। सो मेरा जो इनिशियल एमआरपी है ना, मेरा जो इनिशियल एमआरपी है वो ये है, मैं येलो से ही शेड कर रहा हूँ, दिस इज माई इनिशियल एमआरपी। तो हमेशा याद रखना, मैं हमेशा उस पॉइंट पे ही ऑपरेट करूंगा जहां पर मेरी वेज और एमआरपी इक्वल होती है। सो आई विल ऑपरेट एट दिस पॉइंट। मतलब एक तरह से ना, मैं अभी फिलहाल W1 पे ऑपरेट कर रहा हूँ। सही, मैं फिलहाल अभी W1 पे ऑपरेट कर रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे 2 ही वेजेस दी हुई हैं। मतलब आप एक तरह से अगर इस लॉन्ग रन डिमांड कर्व को इग्नोर करो ना, और आप पहला वाला सिनेरियो देखो, तो पहला वाला सिनेरियो ऐसा है कि उसने एमआरपी बना के दिया हुआ है और उसने एक वेज निकाल के दे दी है। तो बस सही है, मैं W1 पे ऑपरेट कर रहा हूँ और L1 मेरा पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा उस पॉइंट पे ऑपरेट करते हो ना जहाँ पर आपकी वेज और एमआरपी इक्वल होगी। क्योंकि आप इसको इस तरीके से देखो कि अगर मिसाल के तौर पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑपरेट करता हूँ, तो L1 पे ऑपरेट मैं कर नहीं सकता। मैं L1 पे क्यों नहीं ऑपरेट कर सकता, इसकी वजह है, अगर मैं इस वेज को पूरी कंप्लीट लाइन बना दूं ना, देखो अगर ये वेज की पूरी कंप्लीट लाइन बना दूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑपरेट करता हूँ तो क्या लॉजिकल है, नहीं है।
क्योंकि L2 पे अगर आप देखो तो वेज इज ग्रेटर देन दी MRP, मतलब फायदा नहीं है। एक वर्कर जो आपको रिटर्न कम दे रहा है, आप इतनी वेज ज्यादा क्यों दोगे? मतलब यू विल ऑलवेज हायर अंटिल अ पॉइंट जहां पर आपकी वेज और MRP इक्वल होगी। मतलब ये हमने कभी सोचा नहीं है ग्राफ बनाते हुए कि हम क्यों हमेशा इधर ही ऑपरेट करते हैं, तो इसकी रीजन है भाई, इस पॉइंट पे आपकी वेज और MRP इक्वल होती है। आप अगर इससे आगे जाओगे तो वेज विल बी ग्रेटर एंड MRP विल बी लोअर, तो कोई पॉइंट नहीं बनता यहाँ पे, वर्कर आपको महंगा पड़ रहा है। हाँ अगर आप इसके पीछे ऑपरेट करोगे तो बेवकूफी है, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर मिसाल के तौर पे L0 है, इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो MRP इज ग्रेटर देन वेज, तो फिर ये बेवकूफी आपको और वर्कर्स हायर करने चाहिए। बिकॉज अगर आप L0 से आगे जाओगे ना तो अभी भी आपका एडिशनल रिटर्न तो कम हो रहा है पर टोटल रिटर्न अभी भी बढ़ रहा है। याद है ना, जब मार्जिनल फॉल होता है तो टोटल तो अभी भी बढ़ता है। तो बेवकूफी L0 पे ऑपरेट करना, क्योंकि अगर मैं L0 पे ऑपरेट कर रहा हूं, दिस इज माई MRP एंड दिस इज माई वेज, सो MRP बेस से ज्यादा है ठीक है, पर मेरा टोटल गेन अभी मैक्सिमाइज नहीं हुआ है। मुझे और मजीद वर्कर्स को हायर करना चाहिए जब तक मेरी MRP और वेज इक्वल नहीं हो जाती, कि जिधर वो इक्वल होंगी ना वहां पर मेरा MRP एक तरह से वेज की इक्वल है और मेरा टोटल गेन जो है वो मैक्सिमाइज हो चुका है वर्कर्स से। सही है, क्लियर है चीज। अब हम MRP2 पे देखते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल में यही पूछा है, हाउ डज दिस शिफ्ट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इन द लॉन्ग रन व्हेन वेजेस फॉल। अब आप ना सिर्फ MRP2 को देखो, अब आप सिर्फ MRP2 को देखो। अब मैं ग्राफ और आसान कर देता हूं, मैं सिर्फ MRP2 को हाईलाइट करता हूं, ठीक है। दिस इज MRP2। अब एक बात तो यहाँ पर देखो क्लियर है इस क्वेश्चन में, कि भाई प्रोडक्टिविटी गिर रही है और साथ में वेजेस भी गिर रही है, ठीक है। तो वेयर शुड आई ऑपरेट, अगर मैं W2 पे आ गया हूं तो वेयर शुड आई ऑपरेट? आई शुड ऑपरेट एट L2, क्योंकि जिधर आपकी वेज और MRP इक्वल होंगी मैं वहां पर ऑपरेट करूंगा। मेरे पास ऑप्शन है, मतलब क्या मैं इस पॉइंट पे ऑपरेट कर सकता हूँ? ब्लू मैंने जो मार्क करा है नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लू पे ना मसला है, ब्लू पे वेज ज्यादा हो जाएगी और MRP नीचे हो जाएगा, देख लो आप। तो बेवकूफी नहीं है ये। सो मुझे यहाँ पर आना चाहिए। तो इनिशियली आई वाज एट L1 और अब मैं L2 पे आ गया, तो मेरी एम्प्लॉयमेंट L1 से L2 बढ़ रही है और मेरी वेज कम हो रही है। तो व्हाट विल बी द चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, क्या आंसर होगा? इट फॉल्स, नहीं फॉल तो देखो नहीं हो रहा, सीधी बात है। और ना ही वो सेम है, अब इंक्रीज तो हो रहा है। L1 से L2 होना चाहिए कि L2 से, अब L2 पे तो मैं इनिशियली था ही नहीं, इसने ऑप्शन बहुत आसान दिए, मैं बी आंसर है इसका, L1 टू L2। मतलब इसने ऑप्शन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं किया हुआ, अगर ये चाहता तो आपको ऑप्शन पे घुमा सकता था। नहीं बेटे, मैंने MRP1 को इग्नोर किया हुआ है यहाँ पे, मतलब आप अज्यूम करो MRP1 है ही नहीं। एक तरह से मैंने यही वाला ग्राफ एक तरह से बनाया है यहाँ पे दिखाने के लिए कि क्यों L3 पे ऑपरेट नहीं कर रहे। L3 पे अगर आप ये वाले MRP के थ्रू देखो ना, तो L3 पे मसला है ना, L3 पे वेज इज ग्रेटर देन, आप देख लो ये वेज है और ये MRP है, तो मसला है ना, ये नुकसान हो रहा है। सही। क्वेश्चन नंबर 15 इज बी। लिख भी देता हूँ, L3 पे मसला क्या है, L3 पे मसला है कि वेज इज ग्रेटर देन MRP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, which statement about money is correct? It consists solely of deposits held by the commercial banks. No, सिर्फ डिपॉजिट्स नहीं होते, कैश एंड कॉइन्स भी होते हैं, सिर्फ डिपॉजिट्स मनी नहीं होता। इट फंक्शंस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यस। मनी के फंक्शंस, मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, मनी क्यों आया था, बार्टर सिस्टम के मसले, बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये सब रिवाइज करना है आपको मनी के टॉपिक में। जब मैं मनी एंड बैंकिंग पढ़ा रहा था, मैंने पहली क्लास में सिखाया था ये सब। इट्स मॉनेटरी वैल्यू इक्वल्स इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट, नो। मनी की प्रोडक्शन कॉस्ट को दूसरे लफ्जों में इंट्रिंसिक कॉस्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। देखो पहले जमाने में ना गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स होते थे, पहले जमाने में गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स होते थे, और वो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स में मसला ये था कि उनकी ना इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा थी। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब पैसा कितने का बन रहा है या पैसा कितने का एक्चुअली है, मतलब जो नोट जैसे जो कॉइन है। अब गोल्ड की वैल्यू मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने कुछ भी सेट की हुई है, पर एक्चुअली गोल्ड कितना महंगा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ना इनकी बहुत ज्यादा थी, तो क्योंकि इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा थी तो उस वजह से इसको एज मनी कंटिन्यू नहीं करा है। सही है।
because it was tied with metal content. सही है, it was tied with metal content. मैं आपको पाकिस्तान का भी एक मसला बताता हूँ, एक टाइम पे पाकिस्तान में ही मसला था। पाकिस्तान में जो 1 रुपए का सिक्का होता था ना पहले, जो 1 रुपए का कॉइन था, अब उस पे उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो थी ना वो 1 रुपए थी, जो लीगली सेट करी हुई है गवर्नमेंट ने। पर उसको जो बनाने की कॉस्ट थी ना, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो 2 रुपए थी, क्योंकि वो स्टील का सिक्का था। तो यहाँ पर बाकायदा हो रहा था कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी वो लोग ये स्टील के सिक्के को जमा कर रही थी अपने पास और उसको मेल्ट कर रही थी, और मेल्ट करके स्टील एक्सट्रैक्ट कर रही थी और फिर वो अपने प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे थे। और इसी वजह से ये 1 रुपए का सिक्का फिर बंद हो गया था। मतलब ये बेवकूफी है ना कि 1 रुपए का सिक्का 2 रुपए का बन रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं बनती इसकी। ठीक है, अब आजकल के टाइम पे सिस्टम बहुत चेंज हो गया है। आजकल का जो फिएट मनी है वो तो बहुत सिंपल है, मतलब जो नॉर्मल पेपर मनी है, पेपर मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू तो ना होने के बराबर है। मतलब जैसे अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी 100 रुपए का नोट है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू उसकी 100 रुपये है। सही है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि ये इट इज लीगली एक्सेप्टेबल, इट इज ट्रस्टेड, तो वो तो ठीक है। पर लॉजिकली देखा जाए तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, दिस इज अ बेसिक रूल। सही है, और आजकल पेपर मनी की कोई वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ है ही नहीं पेपर मनी की। ठीक है, ना होने के बराबर है। इट ऑपरेट्स ओनली व्हेन देयर इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो बार्टर सिस्टम में थी। सो यू शुड रिवाइज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम था जब मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था, जब लोग फिजिकली चीजें एक्सचेंज करते थे। तो बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये थी कि देयर शुड बी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, वो क्या था क्या नहीं था वो आपको रिवाइज करना चाहिए। तो 16 इज बी, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 17, in country X unemployment is rising at the same time as the number of job vacancies increasing। अच्छा भाई, अब एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो यहाँ पर हुआ हुआ है कि भाई यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और साथ में जो है वो जॉब वैकेंसीज भी बढ़ रही हैं। तो दिस इज क्लियरली अ केस ऑफ मिसमैच। सही है, मिसमैच बिटवीन वर्कर स्किल्स एंड द अवेलेबल जॉब्स। ठीक है, What is the most likely reason for this? Economic growth is falling। देखो, जब इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल होती है ना तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड फॉल होता है। इसका मतलब जॉब आपकी इकोनॉमी में, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट तो चलो बढ़ती है, बट जॉब वैकेंसीज भी कम होती हैं। वैकेंसीज क्यों कम होती हैं? क्योंकि बिजनेस बंद हो रहे होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जब फॉल हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहे होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ राइजिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ राइजिंग का मतलब है 80 बढ़ रहा है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होगी, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो जॉब वैकेंसीज बढ़ रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हो रही है। ठीक है, geographical mobility of labor is rising when the workers are more geographically mobile, they will be able to move easily। और जब वो इजीली मूव कर सकते हैं तो इसका मतलब वो उन जगहों पे भी पहुंच जाएंगे जहां पर उनको नौकरी मिल जाए। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉलिंग, तो द वैकेंसीज आर बीइंग फिल्ड। वैकेंसीज पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे, पर वैकेंसीज फिल्ड हो रही है। डी आंसर है, ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी ऑफ लेबर इज राइजिंग। क्योंकि ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी का मतलब है कि भाई एक तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, पर वो वर्कर्स नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे क्योंकि उनके मतलब की नौकरी नहीं है, क्योंकि उनके पास स्किल्स ही नहीं है। दे आर ऑक्यूपेशनली इमोबाइल, दे आर अनस्किल्ड, दे नीड टू बी रीट्रेन्ड। और आजकल के टाइम पे यही हो रहा है। ठीक है, तो 17 का आंसर इज डी। इसका सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, सप्लाई साइड पॉलिसी। सही है, इसी से रिलेटेड अगला एमसीक्यू है, देखो। क्वेश्चन नंबर 17 का तो डी है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसी से रिलेटेड है। An increase in which variable affecting labor market is most likely to reduce the natural rate of unemployment। Natural rate of unemployment क्या होती थी? Natural rate of unemployment 2 से 3% की ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें there is no cyclical unemployment, the economy is perfectly healthy, there is no cyclical unemployment, economy healthy है। कौन कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है नेचुरल रेट में? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है नेचुरल रेट में, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है नेचुरल रेट में, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट करती है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट करती है, ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है नेचुरल रेट में। अब नेचुरल रेट को रिड्यूस करने के लिए सिर्फ एक पॉलिसी है, दिस इज सप्लाई साइड। मतलब बेसिकली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब बताऊं क्या है? कि बेसिकली दिस इज इन्फ्लेशन का परसेंटेज, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज, एंड दिस इज अ लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, अगर आपको याद हो। तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बेसिकली यही तो शो करता है कि भाई ये 2 से 3% की नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है जो हमेशा एक्सेस करती है। तो सप्लाई साइड पॉलिसी बेसिकली एलआरपीसी को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देता है,
और ये कम हो जाता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो कैसे कम होगा? आप अगर इंक्रीज कर रहे हो तो ऐसी कौन सी चीज इंक्रीज करोगे तो कम हो जाएगा? द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप बढ़ा दोगे ना तो इससे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि लोग काम ही नहीं करेंगे। तो इससे तो नेचुरल रेट आपका बढ़ रहा है, क्योंकि वॉलंटरी का पार्ट होता है, वॉलंटरी इज पार्ट ऑफ नेचुरल। द मिलिटेंसी ऑफ ट्रेड यूनियंस, मिलिटेंसी का मतलब है कि आपने बेसिकली ट्रेड यूनियंस की पावर बढ़ा दी है, यू हैव इंक्रीज द पावर ऑफ ट्रेड यूनियंस। इससे वेजेस बढ़ेंगी, वेजेस बढ़ेंगी तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उल्टा बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि वेज जब बढ़ेगी तो आप क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम कर दोगे ना एज एन एम्प्लॉयर। द नेशनल मिनिमम वेज, अगेन आप नेशनल मिनिमम वेज को इंक्रीज करोगे, वेज बढ़ जाएगी, दिस विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जाहिर है क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगा। द पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज इज द राइट आंसर, 18 का डी होगा। अच्छा, क्यों पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज राइट आंसर है? पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज इससे राइट आंसर है क्योंकि जब आप वर्कर्स की स्किल्स बढ़ा दोगे ना तो उनकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ेगी। उनकी क्या बढ़ेगी? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। और जब उनकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। सही है, तो 18 का आंसर इज डी। एंड स्ट्रक्चरल इज पार्ट ऑफ नेचुरल, तो इससे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम होनी है। सही है, 18 इज डी। मोर स्किल्ड वर्कर्स आर अवेलेबल, यस। क्वेश्चन नंबर 19, a consumer has an income of $1,000 per week, the consumer spends 80% of this on goods and services। इसका मतलब $1,000 की अगर तुम्हारी इनकम है और तुम 80% स्पेंड कर रहे हो तो योर स्पेंडिंग इज $800, राइट? So your income is $100, your consumption is $800. Following an increase in the consumer's income to $1,200, तो $200 से मेरी इनकम बढ़ गई। The consumption increases to $900 per week, तो मेरी कंजम्पशन $100 से बढ़ गई। ऐसा ही है, इनकम मेरी $200 से बढ़ी, कंजम्पशन मेरी $100 से बढ़ी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब ऑप्शंस में ये मुझे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कह रहा है, तो हम निकाल लेते हैं। एपीसी का फॉर्मूला जो होता है वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये बताता है कि आप अपनी टोटल इनकम का कितना कंज्यूम कर रहे हो। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो अर्लियर जो मेरा एपीसी था वो कितना था? $800 मेरी कंजम्पशन थी और 1000 मेरी इनकम थी। सो अर्लियर द एपीसी वाज 0.8, बट नाउ द एपीसी विल बी, माय कंजम्पशन इज 900। नहीं, हाँ, मेरी कंजम्पशन अब 900 है और मेरी इनकम अब 1200 है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आंसर आएगा? 900 डिवाइड बाय 1200 कितना होता है? 3 4 3 4 हो गया, 0.75 होगा ना, 0.75। ठीक है, 0.75 एपीसी हो गया। तो एपीसी फॉल हो रहा है। एमपीसी निकाल लेते हैं। एमपीसी निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, कि आप अपनी एडिशनल इनकम का कितना एडिशनल कंज्यूम कर रहे हो। सो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। व्हाट इज द चेंज इन कंजम्पशन? चेंज इन कंजम्पशन कितना है? हमने लिखा है $100 से कंजम्पशन बढ़ रही है, तो $100, और इनकम कितने से बढ़ रही है? $200। तो द आंसर हियर विल बी 0.5। So the MPC is 0.5। अब ऑप्शंस देख लो, क्या सब निकाल लिया। The average propensity to consume does not change, no, it falls। The initial average propensity to consume is 5, no, the initial MPC was 0.8। The marginal propensity to consume is 0.5, yes। The marginal propensity to consume is 2, no। 19 का सी होगा। क्लियर? प्रोपेंसिटी का मतलब होता है प्रोपोर्शन, परसेंटेज। रिवाइज करो बेटा, बड़ा आसान एमसीक्यू था ये, एपीसी एमपीसी के फॉर्मूले लगाने हैं बस। एपीसी का फॉर्मूला सी ओवर वाई और एमपीसी का चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूछ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या फॉर्मूला होता था? द टेबल शोज द डेटा अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। बस ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना होता है? अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय द टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसने इतना सारा डेटा मुझे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। टोटल पॉपुलेशन की मुझे जरूरत नहीं है, लेबर फोर्स की मुझे जरूरत है, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड की मुझे जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड की मुझे जरूरत है। ठीक है,
तो बेसिकली मेरा अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, 300,000 नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड है, डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्लियरली यहाँ पर आंसर 25% आएगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 25%। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता था कि इस सवाल में ये आपको लेबर फोर्स नहीं देता और ये दोनों डेटा दे देता। तो आपको पता होना चाहिए कि लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। और आप देख भी लो, employed people were 9 lakhs and unemployed people were 3 lakhs। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो लेबर फोर्स आ जाएगी, ठीक है, 12 लाख की। टोटल पॉपुलेशन को तो कभी भी यूज नहीं करना है इस डेटा में, ये कंफ्यूज करने के लिए देता है। 20 का आंसर है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। 21, व्हाट इज नॉट एन एम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। अच्छा, अब देखो मेन ऑब्जेक्टिव्स तो हमें पता ही है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लो इन्फ्लेशन, मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। लो इन्फ्लेशन भी मैंने गलत लिखा है, प्राइस स्टेबिलिटी लिखना चाहिए, सॉरी, नॉट लो इन्फ्लेशन, प्राइस स्टेबिलिटी। और क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये चार कोर होते हैं आपके। इसके अलावा और भी होते हैं, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, उसके अलावा एक और भी होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। वो सारे रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ हद तक माइक्रो को लिंक करता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट is not a major macroeconomic policy aim, but it is kind of exchange rate stability, yes, satisfactory balance of payment, yes, Pareto optimality, Pareto efficiency से लिंक कर रहा है, तो ये माइक्रो का कॉन्सेप्ट है। तो यू शुड रिवाइज परेटो एफिशिएंसी। जो जो कॉन्सेप्ट्स आपको दिखते जा रहे हैं वो आप रिवाइज करते जाओ। परेटो एफिशिएंसी में दो चीजें होती थी, परेटो इंप्रूवमेंट एंड परेटो अचीवमेंट। इसको रिवाइज करो, ये बहुत जरूरी है। सर एम तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही मैं वही बोल रहा हूँ ना संगम बेटे। द बेटर आंसर इज परेटो। रीडिस्ट्रीब्यूशन इज मैक्रो ऑब्जेक्टिव, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मैक्रो ऑब्जेक्टिव होता है, माइक्रो नहीं होता, मैक्रो होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अ मैक्रो ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वैसे तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो, असल में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता, नॉट ऑफन, ये नॉट ऑफन होता है, पर ये होता है, सही है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एम आप इसको नहीं बोलोगे, पर काइंड ऑफ आजकल बोल सकते हो, आजकल के टाइम पे। पर ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना, सी, मतलब दिस इज लिंक्ड विद परेटो एफिशिएंसी। 21 is C. Question number 22. The diagram shows an increase in the aggregate demand from 81 to 82। तो 81 से 82 जा रहा है, ठीक है। पहले डायग्राम को एनालाइज कर लेते हैं। इनिशियल मेरा जो LRAS है वो ये है, लॉन्ग रन, ये मॉनिटरिस का मॉडल इसने बनाया हुआ है। LRAS, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और ये एग्रीगेट डिमांड। सो इनिशियली आई एम ऑपरेटिंग एट दिस पॉइंट। अब AD मेरा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, तो मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ता है तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ती है, इकोनॉमी में डिमांड फॉर लेबर बढ़ता है और इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होती है। और AD के बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, जो कि हमने शो कर भी दिया है यहाँ पे, सही है। तो बेसिकली अभी मैं, देखो इनिशियली ना मैं यहाँ पर था, ये मेरी प्राइस थी, पर अब जब AD राइटवर्ड आ गया तो अब ये मेरी प्राइस हो गई है, ऐसा ही है। और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। सो ये मेरा पोटेंशियल था YF, पर अब जो है वो मेरा एक्चुअल हम यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ पॉजिटिव आउटपुट गैप, इन्फ्लेशनरी गैप है ये। अच्छा, तो दिस इज E, दिस इज E1। अब सवाल कह रहा है हाउ कैन द सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट ऑन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पोजीशंस कैन बी शोन यूजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व अगर मैं यहाँ पर बनाऊं ना, तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व पहले बना लेते हैं। अब इसने नेगेटिव लेके नहीं गया तो मैं भी लेके नहीं जाऊंगा। तो दिस इज इन्फ्लेशन का परसेंटेज, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज अ शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व सिंपली ये स्टेट करता है, अब मैं SRPC 1 कर रहा हूँ, ठीक है, ये SRPC 1 है ना, तो मैं भी इसको 1 करूंगा, लेबलिंग सेम ही रखेंगे। अब आपका जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है ना, वो सिंपली ये शो करता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व भी बना देता हूँ, दिस इज अ लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, ठीक है।
तो मैं करंटली ऑपरेट कर रहा हूँ पॉइंट एफ पे, तो मैंने देखो डायग्राम स्केच कर लिया पूरा, क्योंकि अगर आप देखो ना तो ये मेरा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है और ये मेरा इनिशियल शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है। सो दिस इज माय ओरिजिनल पोजीशन राइट नाउ, एफ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैंने भी एफ पे खड़ा हूँ। अब इसने बोला कि एडी राइट पर शिफ्ट हो रहा है। एडी जब राइट पर शिफ्ट होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है पर इन्फ्लेशन आ जाती है। इसका मतलब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि आप देखो ना एडी के बढ़ने से इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है पर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। दिस इज व्हाट फिलिप्स कर्व इज। फिलिप्स कर्व स्टेट्स दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो ये तो हमें पता है। तो मैं एक आपको ना मैं सवाल खोल के दिखाऊं ना, अगर नवंबर 24 में हमने एक सवाल किया था फिलिप्स कर्व के ऊपर, पेपर 4 वेरिएंट 1 का था, ये रहा, ये देखो। जब आपका एडी राइटवर्ड शिफ्ट होता है ना, आपके फिलिप्स कर्व के ऊपर की तरफ मूवमेंट आती है, क्योंकि जब एडी बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। जब एडी राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो प्राइसेस बढ़ती हैं पर अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। तो ग्राफिकली शो कर देते हैं, जब एडी राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी पर इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो बेसिकली मैं पॉइंट एफ से जो है वो कहां पर आ जाऊंगा, पॉइंट जे पे आ जाऊंगा। तो दिस इज माय पॉइंट जे। अब यहाँ मसला क्या है? मसला ये है कि आपको मैंने ये चीज बताई थी कि हर फिलिप्स कर्व पे कोई ना कोई इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन होती है, कोई ना कोई इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन होती है। सो मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरी इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है 5%। आई एम एक्सपेक्टिंग अ 5% रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो जब एडी बढ़ा तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, मैं एक इंडिविजुअल वर्कर हूँ, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। जब मैंने जॉब ज्वाइन करी तो मेरी जो है ना वो वेज, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो वेज बढ़ती है, तो मुझे वेज मिल रही है, सही है, मुझे अच्छी वेज मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, मेरी नौकरी लग गई, तो मेरी नॉमिनल वेज बढ़ गई। ओ सॉरी, मैं इस इल्यूजन में हूँ कि मेरी रियल वेज बढ़ गई, मैं इल्यूजन में हूँ, उसको मनी इल्यूजन कहते हैं। मनी इल्यूजन का मतलब होता है कि आपकी इनकम बढ़ जाती है, आप बहुत खुश हो जाते हो, आपकी नौकरी लग गई, सही है, आप खुश हो। पर बाद में आपको ये पता चला कि यार आपके हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो 5% इन्फ्लेशन की थी, पर अब जब आपकी इकोनॉमी में एडी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया तो आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गई 10%। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो तुमने कम कर दी, अनएम्प्लॉयमेंट तो तुमने कम कर दी, पर इन्फ्लेशन कितनी हो गई है अब? 10%। पहले इन्फ्लेशन कितनी थी? 5%। क्योंकि एक्सपेक्टेड कितनी थी, मेरे मेरे दिमाग में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कितनी थी? 5%। पर अब कितनी हो गई है? 10%। थोड़े टाइम बाद मुझे ये रियलाइज होगा कि यार मेरी रियल इनकम तो कम हो गई है, क्योंकि नॉमिनल इनकम का परसेंटेज माइनस इन्फ्लेशन का परसेंटेज इज रियल इनकम। इन्फ्लेशन जब बढ़ जाएगी तो मेरी रियल इनकम कम होगी, मेरी परचेजिंग पावर कम होगी, तो मैं अपने एम्प्लॉयर के पास जाऊंगा और मैं अपने एम्प्लॉयर को बोलूंगा मेरी वेज बढ़ाओ। जब मैं अपने एम्प्लॉयर के पास जाके, जब मेरी एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट होना शुरू होंगी ना, तो मैं हायर वेज मांगूंगा। जब मैं हायर वेज मांगूंगा ना तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो है ना वो पीछे आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं ऊपर वाले ग्राफ में दिखाऊं तो ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई पीछे आ जाएगा। जब ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई पीछे आ जाएगा ना तो तुम्हारी इकोनॉमी में वापस तुम ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाओगे, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट है। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट में चेंज आएगा ही नहीं, तुम घूम फिर के वापस नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आ जाओगे, जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। बेसिकली लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व एंड लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आर शोइंग द सेम कॉन्सेप्ट्स। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई भी ये दिखा रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये विच इज 96 to 97%, और जो बची हुई 2 से 3% अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो नेचुरल रेट होती है। तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व भी तो ये दिखाता है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व ये 2 से 3% की नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो दिखा रहा है। ये कभी भी कम नहीं हो सकती। ये आप एक्सपेंशनरी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से एडी बढ़ा के कम नहीं कर सकते। आपको सप्लाई साइड पॉलिसी लगा के ये पूरा एलआरपीसी पीछे लाना पड़ेगा। जब ऐसा सिनेरियो होगा ना और जब तुम ज्यादा वेजेस मांगोगे तो वर्कर को काम से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम होने का मतलब है वर्कर्स विल बी लेड ऑफ। यू विल ले ऑफ वर्कर्स, क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। You will lay off workers, and when you will lay off workers, the employment will move to the original position. What is the original position? Point K. तो अब मैं वापस K पे आ जाऊंगा, बेसिकली K पे आ जाऊंगा ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। और अब मेरी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अभी भी उतनी है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी उतनी है, विद अ मच हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब मेरा एक और फिलिप्स कर्व आ जाएगा विच इज SRPC2। अब मेरी इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गई है, एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट हो गई हैं, और अब मेरी एक्सपेक्टेशन मिसाल के तौर पे 10% है। तो एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट, जब हमने ये पहले भी पास पेपर क्वेश्चन में किया था ना, तो मैंने आपको पूरा रिवाइज करा के समझाया था। एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट होती हैं विद टाइम, ये एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट होती हैं विद टाइम।
और फिर आपका एक स्पाइरल बनता है, मैंने आपको स्पाइरल भी बना के दिखाया था, दिस इज अ स्पाइरल, दिस इज अ बेस प्राइस स्पाइरल। ये प्रोसेस हमेशा चलते ही रहता है। तो डू रिवाइज फिलिप्स कर्व, ये आजकल के पेपर्स में फिलिप्स कर्व बहुत टेस्ट कर रहा है। सो फर्स्ट यू मूव फ्रॉम एफ टू जे देन जे टू के, तो आंसर विल बी डी, एफ टू जे एंड जे टू के। मतलब एक तरह से पूरा पास पेपर का सवाल पूछ लिया इसने सवाल में। अच्छा एमसीक्यू बनाया है बड़ा, तो ये बहुत टेस्ट कर रहा है फिलिप्स कर्व को आजकल पेपर में। तो 22 का आंसर इज डी। बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट हो रही हैं, क्योंकि फिलिप्स कर्व आपका ऊपर की तरफ जाएगा ना बेटा, नीचे थोड़ी आएगा, ये तो यूजलेस है। मतलब बेसिकली अगर मैं इसी डायग्राम में आपको स्केच करके दिखाऊं ना, तो ऐसे हो रहा है एफ टू जे, जे टू के, और अब आपका जो नया फिलिप्स कर्व है ना वो ये, सही है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ कुड हाई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज अ कंट्रीज इन्फ्लेशन। अब हमने तो ये सीखा है कि हाई इंटरेस्ट रेट इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब हमने तो ये रट्टा मारा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कंजम्पशन गिरती है, तो इन्वेस्टमेंट गिरती है, तो ईडी गिरता है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है, ऐसा ही है। हमने तो रट्टा मारा हुआ है, इंटरेस्ट बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ती है, तो इन्वेस्ट कम करते हैं, रिटर्न ऑन सेविंग करते हैं तो सेविंग ज्यादा करते हैं, तो कंजम्पशन गिरती है, तो एडी फॉल हो जाता है, सही है। तो एडी फॉल हो जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। पर सवाल कुछ और है, सवाल कह रहा है कि हाई इंटरेस्ट से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगी, तो फिर तुम इसको इंटरेस्ट को एज अ कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस देखो। इंटरेस्ट इज अ बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट बढ़ेगा बिजनेस की कॉस्ट बढ़ेगी और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी में मसला है ये आंसर होगा इसका। बाय इंक्रीजिंग द करंट बोरिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, यस, क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम होगा, दिस विल लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्योंकि जब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम होता है तो इकोनॉमी में शॉर्टेज होती है, प्राइस लेवल बढ़ती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। बाय इंक्रीजिंग द करंट बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, भाई देखो अगर गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी ना तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग गिरा देगी, तो इससे एडी फॉल हो जाएगा, तो इससे तो उल्टा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है। बाय इंक्रीजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी, भाई ये तो आपकी जब करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, आपकी जब करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो एक्सपोर्ट की प्राइस यहाँ पर बढ़ जाती है और इंपोर्ट की प्राइस यहाँ पर जो है ना वो कम हो जाती है। अब एक्सपोर्ट की प्राइस के बढ़ने से एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो रहा है, इंपोर्ट की प्राइस के गिरने से इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इससे तो तुम्हारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डेफिसिट हो रहा है। अब जब इससे तुम्हारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो रहा है तो इससे तुम्हारा एडी फॉल होगा, एडी फॉल होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल। दूसरा, जब इंपोर्ट की प्राइस सस्ती होगी तो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल अब सस्ता हो जाएगा, और जब इंपोर्टेड रॉ मटेरियल चीपर हो जाएगा तो इससे और कौन सी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो रही है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो रही है, बढ़ थोड़ी रही है। बाय इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग, भाई अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग बढ़ेगी तो लोग कंजम्पशन कम करेंगे ना, क्योंकि आपकी जेब में अगर 1,000 रुपए पड़े हुए और बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो आप अगर ये 1,000 रुपए खर्च करते हो तो आपकी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि यू कुड हैव अर्नड इंटरेस्ट ऑन दिस 1,000 रुपीज। तो इससे उल्टा कंजम्पशन और कम होगी और एडी फॉल होगा, तभी इसका आंसर ए है। क्योंकि जनरली इंटरेस्ट रेट बढ़ाते ही इसलिए ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, बड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन था ये, तभी इसका आंसर ए है कि इसको एज अ बिजनेस की कॉस्ट देख रहे हैं, तो कॉस्ट कुछ इन्फ्लेशन से रिलेट कर रहे हैं। तो 23 का आंसर है ए, ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 24, what is most likely to influence subsequent increases in the national income as a result of a government policy of reduced interest rates? Marginal cost is a micro concept, marginal product is a micro concept, marginal utility is a micro concept। आंसर तो इसका बी है, marginal efficiency of capital। अगर आपको याद हो, MEC is the percentage return on your investment। MEC, the marginal efficiency of capital, is the percentage return of your investment, and a business always compares the interest rate and MEC, ये कंपेयर होते हैं। याद है ना MEC प्रिंसिपल क्या कहता था, MEC प्रिंसिपल होता था और एक्सेलरेटर होता था। MEC प्रिंसिपल जो है वो ये स्टेट करता है कि इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस, इन्वेस्टमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम, इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज इंटरेस्ट रेट, दिस इज इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इसकी लॉजिक मैंने अपने लेक्चर में दी थी, तो वो देख लेना। MEC और इंटरेस्ट रेट जब इक्वल होते हैं आप हमेशा उधर ही ऑपरेट करते हो, this is the point where you operate, where the
इंटरेस्ट रेट एंड एमईसी आर इक्वल। अब जब इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा ना, इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया, जब इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया तो अब तुम इस इन्वेस्टमेंट को ऑपरेट नहीं करोगे। जब इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया यू विल नॉट ऑपरेट एट द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। व्हाई? देयर इज अ रीजन, क्योंकि जब इंटरेस्ट फॉल होगा तो अब जो है वो इंटरेस्ट नीचे है, एमईसी ऊपर है। जब एमईसी इंटरेस्ट से ऊपर होता है ना, यू शुड इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब रिटर्न ज्यादा है और कॉस्ट कम है, इन्वेस्ट मोर, इन्वेस्ट अंटिल द इंटरेस्ट रेट इज अगेन इक्वल टू द एमईसी। समझ आई? तब तक इन्वेस्ट करो जब तक, तब तक इन्वेस्ट करो जब तक तुम्हारी इन्वेस्टमेंट और एमईसी, इंटरेस्ट रेट और एमईसी वापस इक्वल नहीं हो जाते। समझ आया? क्योंकि तुम इसको ऐसे देखो, ये तुम्हारी इंटरेस्ट है और ये तुम्हारा, सॉरी, ये तुम्हारा एमईसी और ये तुम्हारा इंटरेस्ट है। अब मसला है ना ये, क्योंकि जब इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो फिर तुम्हें और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट जब कम होगा, इंटरेस्ट जब कम होगा ना तो बेसिकली आपका एमईसी विल बी ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, सो यू शुड इन्वेस्ट मोर। और अगर मिसाल के तौर पे लेट से एक बिजनेस है जिसका इंटरेस्ट रेट एमईसी, इंटरेस्ट रेट एमईसी से ज्यादा है, तो फिर इन्वेस्टमेंट कम करनी चाहिए। तो हमेशा उस पॉइंट तक इन्वेस्टमेंट होती है जब तक इंटरेस्ट रेट और एमईसी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये रिवाइज करना। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज पूछ रहा है। वैसे तो ये बड़ा आसान था, आंसर चूज करना तो बहुत आसान था यहाँ पे, पर पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ये तुक्केबाजी नहीं चल रही है बेटा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25, विच पॉलिसी टू रिड्यूस अ करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है आउटफ्लोज ग्रेटर देन इनफ्लोज, कुड बी डिस्क्राइब्ड एज एन एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। तो रिड्यूस करने के लिए मुझे बेसिकली आउटफ्लोज को कम करना होता है और इनफ्लोज को बढ़ाना होता है ना। अब एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी में क्या क्या आता है? स्विचिंग पॉलिसी में टैरिफ आता है, स्विचिंग पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट, नरीशा जिस क्लास में इन्वेस्टमेंट पढ़ाया था ना नेशनल इनकम में, वहां पर एमईसी आता है। स्विचिंग पॉलिसी में क्या क्या आती है? एक्सचेंज रेट आता है, डीवैल्यूएशन आती है, टैरिफ आता है, कोटाज आते हैं, एम्बार्गोज आते हैं। तो स्विचिंग पॉलिसीज में बेसिकली सारी वो पॉलिसी आ जाती है, तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस कर दो, ये तो वो भी नहीं है, ये तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, नहीं सॉरी, ये तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी रिड्यूसिंग पॉलिसी होती है ना, ये रिड्यूसिंग पॉलिसी है। रिड्यूसिंग भी कह सकते हैं, डैम्पनिंग भी कह सकते हैं। A decrease in the exchange rate of a country's currency, yes, this is switching policy. An increase in the domestic income taxes, again this is reducing policy या डैम्पनिंग पॉलिसी, क्योंकि अगेन ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है। इंक्रीज इन द डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, दिस इज आल्सो रिड्यूसिंग या डैम्पनिंग, ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी है। तो इसको इस तरह याद कर लो कि स्विचिंग पॉलिसीज में टैरिफ, एम्बार्गोस, कोटास, डिवैल्यूएशन, जितनी भी प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज होती हैं वो स्विचिंग है, और जितनी भी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी है ना जिसमें आप एडी को कम करते हो, वो रिड्यूसिंग या डैम्पनिंग पॉलिसी है। फिर एक और पॉलिसी आती है सप्लाई साइड। ठीक है, ये सारी पॉलिसीज होती हैं जो रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आपको याद हो, हमने जब मार्च 25 का पेपर किया था, मेरे हिसाब से, मैं क्यों सारी चीजें बोल रहा हूँ ताकि मैं आपको चीजें रिवाइज करा सकूं। हमने जब मार्च 25 का पेपर, नहीं मार्च 25 के पेपर में तो नहीं था ये, एक मिनट को चेक करने दो। हाँ, मार्च 25 के पेपर में था। जब हमने मार्च 25 का पेपर किया था ना, तो मैंने आपको पूरा बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंट में क्या क्या आता है, पूरा रिवाइज कराया था। तो मैं वही पूरी चीज यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, एक मिनट में। तो ये सारी चीजें ना आपकी फाइनेंशियल अकाउंट में आती हैं। ठीक है, आपके करंट अकाउंट का जो फाइनेंशियल अकाउंट है ना, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है, इसमें स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स होते हैं। अदर इन्वेस्टमेंट आती है, लोन्स एंड डेट रीपेमेंट, रिजर्व एसेट्स होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व होते हैं। ये सारी चीजें आपकी फाइनेंशियल अकाउंट में आती हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, यस। बट इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स जो है ना, वो प्राइमरी इनकम है। वो क्या है? प्राइमरी इनकम। और अगर आपको याद हो, प्राइमरी इनकम करंट अकाउंट का पार्ट होता है। प्राइमरी इनकम किसका पार्ट होता है? करंट अकाउंट।
आंसर ए होगा 26। तो ये प्योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, इसमें मसला नहीं होना चाहिए। 27, it is often argued that the UN Human Development Index is a better indicator of economic development than income per capita because it adjusts for बहुत simple है। HDI में क्या क्या आता है? Real GNP per head, इसमें हेल्थ केयर आता है। अच्छा, हेल्थ केयर में क्या चीज आती थी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन आता था। एजुकेशन में क्या आता था? एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एवरेज आवर्स वर्कड बाय द पॉपुलेशन, ये तो किसी मेजर में नहीं आता। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एमईडब्ल्यू में आता है, अगर आपको याद हो। इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो मेजर होती है थ्रू जीनी कोफिशिएंट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये आता है एचडीआई में। 27 का डी होगा। ठीक है, कोई मसला? यहाँ तो कोई सवाल है? एक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28, अगेन आसान है ये। सम कंडीशंस फॉर प्रोवाइडिंग फॉरेन एड टू लो इनकम कंट्रीज कैन बी रिस्ट्रिक्टिव। तो ये टाइड एड की बात कर रहा है, अगर आपको याद हो। अब टाइड एड होती है, अनटाइड एड होती है, फिर ह्यूमैनिटेरियन एड को देखा जाता है, डेवलपमेंट एड को देखा जाता है। तो देखो, ये सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए एमसीक्यूज के लिए। अगर ये कह रहा है ना रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन, एनी एड विच कम विद अ कंडीशन, वो टाइड होती है। व्हाट काइंड ऑफ एड फिट्स द डिस्क्रिप्शन? फूड एड इन द इवेंट ऑफ नेचुरल। अब जो फूड एड हो गया ना, ये ह्यूमैनिटेरियन एड है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन एड। ह्यूमैनिटेरियन एड। ग्रांट्स दैट आर टाइड टू परचेजिंग डोनर कंट्री गुड्स, देखो टाइड की बात कर रहा है। लोन्स दैट आर रीपेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, अब ये लोन है। टेक्निकल असिस्टेंट यूजिंग हाईली स्किल्ड वर्कर ट्रांसफर्स टू प्रोवाइड सपोर्ट। अगेन नथिंग, एनी रिस्ट्रिक्टिव, कोई हिंट नहीं दी हुई इसने। तो रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है टाइड एड कंडीशन, इट कम्स विद अ कंडीशन। 28 इज अ बी। मतलब लोन तो एड नहीं है ना, इट इज नॉट एन एड। Question number 29. What is most likely to cause the living standard of a country to rise and increase in the number of doctors? Yes, क्योंकि number of doctors ज़्यादा होंगे तो इससे economy का health improve होगा, and health is a very important indicator of standard of living. An increase in the gold reserves, तो एक country का gold reserve बढ़ रहा है, इससे standard of living का बहुत indirect link है, अगर government वो पैसा use कर ले वगैरह वगैरह। An increase in the number of people per house, अगर number of people per house बढ़ रहे हैं तो इससे standard of living उल्टा कम होना चाहिए। एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, देखो हाँ मनी सप्लाई बढ़ेगा, हाँ इंटरेस्ट रेट कम होगा, हाँ कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एडी बढ़ेगा। अब एडी के बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ आने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इकोनॉमी में पीपल आर बिकमिंग वेल ऑफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। तो अगेन दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। 29 इज ए। क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करनी थी। क्वेश्चन नंबर 30, ग्लोबलाइजेशन मींस दैट गुड्स एंड सर्विसेज, capital and labor are traded on a worldwide basis. Which combination illustrates that each trade partner can benefit when a low income country trades with a high income country? तो ग्लोबलाइजेशन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों का फायदा हो रहा है? Contracts are not always fulfilled due to corrupt practices. This is a disadvantage. Experiences liquidity problems that restrict investment. This is a disadvantage. Multinational companies repatriate profits from mining of rare minerals for exports. This is a disadvantage. Repatriate profits का मतलब होता है sending the profits back to the home country, जो मल्टीनेशनल करती हैं, पैसा आपके मुल्क में कमाती हैं, अपनी फैमिली अपने होम कंट्री में पैसा वापस भेज देती हैं। Sending profits to home country, this is a disadvantage. इस हिसाब से आंसर तो मुझे मिल गया, डी आंसर होगा, क्योंकि मुझे ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें दोनों का फायदा हो।
तो आंसर तो डी है। सप्लाई सीजनल लेबर टू ओवरकम शॉर्टेजेस फॉर पिकिंग फ्रूट क्रॉप। जाहिर है आपके मुल्क से बाहर वर्कर जा रहे हैं काम करने, तो रेमिटेंसेस मिलेंगी भाई आपको, तो ये फायदा है, क्योंकि आपके मुल्क का रेमिटेंसेस बढ़ेगा इससे, रेमिटेंसेस इनफ्लो बढ़ेंगे। और क्योंकि तुम अपने वर्कर को हाई इनकम कंट्री में बेच रहे हो, तो रीपैट्रिएट वेजेस टू फैमिलीज ऑफ सीजनल वर्कर्स, तो उनके लिए भी तो काम ही हो रहा है ना, क्योंकि उनके लिए तो काम ही हो रहा है, दे हैव, उनकी सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रही है। हाँ इनके मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, पर इनको वो भी तो मिल रहा है ना, वर्कर्स भी तो मिल रहे हैं। agrees to increase investment in the infrastructure of low income countries, फायदा है। ट्रांसफर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट लोन्स पेएबल एट हाई इंटरेस्ट रेट, तो लोन्स में इनको हाई इंटरेस्ट मिलने हैं, तो ये फायदा है। रिसीव सप्लाईज एट हाई प्राइसेस फ्रॉम मल्टीनेशनल्स टू मीट एक्सेस डिमांड ऑफ रेयर मेटल्स, फायदा है क्योंकि इनको पैसे मिल रहे हैं, तो इनको तो हर तरीके से ही फायदा हो रहा है, तो 30 का डी होगा, 30 का आंसर विल बी डी। इसका थ्रेशोल्ड देख लेते हैं। ये आसान भी पड़ता है वैसे, मार्क्स इसमें अच्छे हैं, क्या मार्क्स हैं आप लोग के? 23 पे है इस पेपर पे, बड़ा आसान पेपर है। एक दो एमसीक्यू बहुत मुश्किल थे। 20 is a B, 18 is a C, 16 is a D। बस मसला ये है ना कि दो दो मार्क पे ग्रेड चेंज हो रहा है, सारा मसला ये है यहाँ पे।